तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि रेडिएशन में जो सेफ फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेफ फैक्टर निकालने के लिए आपने एक जनरल रूल पढ़ा था कि अगर कोई दो सरफेस है और ये दो सरफेस एक दूसरे से रेडिएशन मतलब ट्रांसमिट करेंगे, हीट ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस समय आपको अगर दोनों सरफेस का एरिया पता है और एक सरफेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। और दूसरा एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था जिसमें आपने ये देखा था कि आपका जो फैक्टर वो है मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है मतलब डी क्यू जो है उसकी वैल्यू होती है इंसिडेंट रेडिएशन इंटू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू डी ए वन डी ए टू। और ठीक है, डी ए वन डी ए टू। और चलिए डी ए वन डी ए टू और अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसी के बेस्ड पे अपन एक न्यूमेरिकल कहते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि assume that sun to radiate as a black body, calculate its temperature from the given data. The average radiant energy flux incident upon the earth atmosphere means solar constant की वैल्यू इसमें दी है 1380 watt per meter square. The radius of the sun is 7.0 into 10 raised to power 8 meter, and distance between the sun and the earth is 15 into 10 raised to power 10 meters. ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है सोलर कांस्टेंट, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा दिया हुआ है रेडियस ऑफ सन जो है वो 7 इंटू 10⁸ और आर मतलब क्या हुआ, तो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 15 इंटू 10⁻10 मीटर्स। तो इसने क्या किया, एक बेसिक एक डायग्राम बना दिया और ये बेसिक डायग्राम के बेसिस पे वो कैलकुलेट कर रहा है। तो कैलकुलेट करने पे आपका जो पहला डायग्राम है वो सन का है और जो दूसरा है वो अर्थ का है। तो सन के साथ उसने आर एस की वैल्यू लिख के रखी है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, इस सन को एक एलिमेंट्री लेंथ या एलिमेंट्री स्पेस माना, और ये एलिमेंट्री स्पेस का जो एरिया है वो है डी ए वन, जो मतलब एक नॉर्मल से ये, चलो डी ए वन ये समझ में आ गया। अब इसी तरीके से उसने क्या किया, अर्थ लिया, अर्थ का एक स्मॉल सा एलिमेंट्री एरिया लिया जिसका नाम दिया डी ए टू, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे मौजूद हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, तो ये एक मतलब ये जो हमारा रेडियस है ना, जो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट के बेसिस पे उसने एक नॉर्मल बनाया। और नॉर्मल कितने डिग्री इंक्लाइन किया हुआ है, तो थीटा वन और थीटा टू। क्या बोला मैंने, तो एलिमेंट्री एरिया लिया ए वन एंड ए टू, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया और इसका नॉर्मल उसने एंगल डेवलप किया, जिस एंगल का नाम उसने थीटा वन और थीटा टू रखा। क्लियर है। चलो उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया कि वी नो डैट डेल्टा क्यू ऑफ वन टू टू जो है वो आई बी वन कॉस थीटा टू डी ए वन डी ए टू अपॉन आर स्क्वायर रहता है। ये आपने लास्ट टाइम पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसी के टाइम पे उसने क्या किया, सबसे पहले ए टू वाले जो एरिया है ना उनको कॉमन ले लिया, मतलब डी ए वन टू टू अपॉन डी ए टू इंटू कॉस थीटा टू। और यहाँ पे आई बी की वैल्यू जो है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ के रखी है कि आई बी इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन पाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई बी मतलब इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी की जगह पे ई बी, टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए वन कॉस थीटा वन। ठीक है, टू वाले को डिवाइड में लेके गया और वन वाले को ओपन रखा। इसी तरीके से आपको अब दूसरे के साथ भी वही करना है। क्या,
तो d2 1 to 2 इज इक्वल टू आर बी वन कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू बी ए वन बी ए टू अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें से हमने क्या किया, टू वाले पार्ट को, एक मिनट ये रिपीट हो गया आपका ना, ये रिपीट हुआ है। तो उसने सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे रखा, रखने के बाद उसने क्या किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने के बाद इसने ये बताया कि d2 1 to 2 अपॉन da2 cos थीटा टू इट इज़ कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी देख रखी है। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन पार्ट देखा तो ये ये और ये तीनों वर्ड्स कांस्टेंट है, इसलिए इनको अलग कर दिया। तो अंदर इंटीग्रेशन में पार्ट में क्या बचा, तो ta1 cos थीटा वन बचा, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन को दोबारा कैसे लिखा, तो ये वाला टर्म की जगह पे सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू ई बी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बी ए वन कॉस थीटा वन। अब बी ए वन कॉस थीटा वन एक्चुअली क्या है, तो ये एरिया है उस एलिमेंट्री एक छोटे से सेक्शन का। देखो ये एक छोटे से सेक्शन का एरिया है ना, तो अगर मैं इसका टोटल का इंटीग्रेट करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये उस एरिया मतलब टोटल एरिया ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा। तो हमने टोटल एरिया ऑफ बॉडी क्या लिखा, A1। और इस A1 का मतलब जो ये मेरा सन है जो सर्कल में है, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा पाई आर आर रेडियस ऑफ सन into its square. So here theta 1 take as 0 because all rays from the sun falling on the earth due to extremely long distance on are considered parallel to each other, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, अल्टीमेटली cos थीटा की जगह पे cos 0 रखे, उसको वन कंसिडर करें। तो अब आपका जो इक्वेशन बना वो बना सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन थी 1380 ई बी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर एस स्क्वायर, ओके। और ई बी की वैल्यू आपने पहले भी पढ़ रखी है क्या, सिग्मा इंटू टी रेस टू पावर फोर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी सिग्मा इंटू टी रेस टू पावर फोर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1380। अच्छा, अब अल्टीमेटली आपको क्या निकालना था, टेम्परेचर निकालना था। तो टेम्परेचर निकालने के लिए सिग्मा की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू गिवन है और आर एस की वैल्यू गिवन है। तो जैसे ही मैं सारी वैल्यूज पुट करूँगा तो मुझे ये पता चलेगा कि जो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन है वो है 5782 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट देता है कि कैलकुलेट द सेफ फैक्टर फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन फिगर। तो तीन फिगर्स उसने दिए हैं। पहला एक रैंडमली ब्लैक बॉडी है, क्या बोल रहा है, अ ब्लैक बॉडी इनसाइड अ ब्लैक इंक्लोजर। एक ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी का नाम 2 है, जो एक दूसरे ब्लैक बॉडी के अंदर में है। दूसरा जो दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीसरा सेमी स्फेरिकल सरफेस है। चलिए सो सबसे पहला वाला पहले की बात करते हैं ना, अ ब्लैक बॉडी इनसाइड अ ब्लैक इनक्लोजर की बात कर रहे हैं। तो जब ब्लैक बॉडी इनक्लोजर ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं, ये चीज़ देखिएगा। तो यहाँ पे इसने स्टेटमेंट दिया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 to 1 इज इक्वल टू 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि स्टेटमेंट है बिकॉज ऑल रेडिएशन इमिटेड from the black surface is intercepted by the enclosure surface 1। अब इंटरसेप्टेड का मतलब क्या हुआ, तो ये स्टेटमेंट ये दिया कि जो भी ये सेकंड नंबर वाला ब्लैक बॉडी है, ये जितना भी रेडिएशन जो है इमिट करेगा, तो वो रेडिएशन जो है वो ब्लैक बॉडी वन जो है वो इंटरसेप्ट कर लेगी, मतलब रोक लेगी, ठीक है। तो रोक लेगी तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू, अब ये कुछ भी टर्म्स अगर रिलीज करती है तो वो कितना होगा, तो वो उसका 100% होगा। मतलब मैंने अगर कंसिडर किया 1 है तो वन वो 1 के ही इक्वल रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। इसलिए हमने क्या स्टेट किया कि F2 to 1 मतलब 2 से 1 में जो जा रही है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 है।
तो अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सेम फैक्टर ऑफ 1 to 1 प्लस 1 to 2 इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा बॉडी 1 है, ये 1 जितना भी बाहर फेंकेगा, ठीक है, और जितना भी अंदर की ओर वो रिलीज करेगा, वो टोटल मिला के जो उसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो जितना बाहर फेंका और जितना अंदर लिया, ये दोनों की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला मौजूद है, क्या A1 F1 to 2 इज इक्वल टू A2 इंटू F2 to 1। ठीक, अब मुझे क्या करना है, F1 to 2 की वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि F1 1 to 1 एंड F1 to 2 ये दोनों अभी मेरे पास अननोन है। तो मैंने क्या किया, A1 F1 to 2 इज इक्वल टू A2 F2 to 1 लिखा। उसके बाद यहाँ से मेरे को F1 to 2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 to 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 1 देके रखी हुई है। तो हमने क्या किया, A2/A1 इंटू F2 to 1। अब ये वैल्यू मतलब F1 to 2 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब रखूँगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, F1 1 to 1 इज इक्वल टू 1 माइनस F1 to 2 और 1 माइनस, अब मैंने ये वैल्यू रख दी तो A2/A1 इंटू F2 to 1। और F2 to 1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारा जो दूसरा सेफ फैक्टर होगा, वो फैक्टर क्या होगा, F1 to 1 इज इक्वल टू 1 माइनस A2/A1। क्लियर? चलिए अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्टेटमेंट ये है कि 1 to 1 1 to 2 और 1 to 3 इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब क्या बोला कि अगर मैं ये एक सरफेस मानता हूँ, जो यहाँ पे बेस जो है ये 1 पार्ट है, तो इस ये जितना रेडिएट करेगा, कहाँ पे रेडिएट करेगा, तो पहले 1 अपने अंदर ही रेडिएट करेगा, फिर दूसरा कहाँ करेगा, तो ये 1 2 के साथ रेडिएट करेगा, और फिर कहाँ रेडिएट करेगा, तो 1 3 के साथ रेडिएट करेगा। तो स्टेटमेंट दिया गया कि 1 to 1 1 to 2 एंड 1 to 3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो कंप्लीट फ्रैक्शन 1 वो 1 के इक्वल होता है। अब स्टेटमेंट दिया गया है कि 1 से 1 अगर है, मतलब F1 to 1 जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को मतलब बेस पे रखूँगा, ये देखो ये एक्चुअली आपका बेस है ना, तो ये अगर बेस पे रखूँगा तो बेस पे जो भी रेडिएट होगा वो बिल्कुल निगलेक्टिंग होगा। तो निगलेक्टिंग किसके इक्वल होगा, तो उसने बोला 0 के इक्वल होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज द फ्लैट सरफेस वन कैन नॉट सी इटसेल्फ, बराबर है। तो अगर F1 to 1 जो है वो 0 हो गया, तो F1 to 2 प्लस F1 to 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। डैट मीन्स ये दोनों जो है हाफ हाफ हो गए, मीन्स F1 to 2 इज इक्वल टू F1 to 3 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर? चलिए अब दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं। तो दूसरा कंसिडरेशन में क्या है, अब मैंने इक्वेशन लिया 2 वाले को, ठीक है। तो ये 2 रहा, ये 1 था और ये 2 रहा। तो अब आपका जो बेस हो गया वो 2 हो गया। तो इफ F2 to 1 प्लस F2 to 2 प्लस F2 to 3 इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेम रीजन जैसे F11 जो है वो 0 था, इसी तरीके से F22 जो है वो भी 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या बना, F2 to 1 प्लस F2 to 3 इज इक्वल टू 1, और F2 to 3 इज इक्वल टू 1 माइनस F2 to 1। और अब इसमें अगर मैंने दोनों एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक्चुअली ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, ये वाला पार्ट अब अलग हो गया। अब यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट दिया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1 to 2 इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 to 1 है। तो ये A1 और A2 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब A1 और A2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 to 1 होगा वो क्या होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 to 1 इज इक्वल टू A1/A2 इंटू F1 to 2। ठीक है, और अब F1 to 2 जो है, मतलब ये जो है यहाँ पे, अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो आपका
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया तो यूनिफॉर्म रहेगा। तो एरिया यूनिफॉर्म है मतलब A1 इज इक्वल टू A2 है। अल्टीमेटली आपका ये किसके इक्वल हो गया, तो F1 to 2 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 to 3 इज इक्वल टू 1 माइनस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1 to 2, और अल्टीमेटली वो 0.5 के इक्वल है। क्लियर। चलिए तीसरा पार्ट आता है सेमी स्फेरिकल सरफेस एंड अ प्लेन सरफेस। तो सेमी स्फेरिकल क्या है, तो सेमी स्फेरिकल में आपका डायग्राम ऐसा बना है, और आई थिंक एक मिनट देख लेते हैं, ऊपर वाले को 1 रखा गया, ये 1 रखा और ये 2 लेके आया। ठीक है। तो अगर मैं समेशन रूल लगाऊंगा तो क्या हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ सॉरी सेफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 to 1 प्लस F1 to 2 इज इक्वल टू 1 होगा। और अगर मैंने रेसिप्रोसिटी रूल लगाया तो A1 F1 to 2 इज इक्वल टू A2 F2 to 1, और F1 to 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, A2 अपॉन A1 इंटू F2 to 1, और F2 to 1 जो है 2 to 1 जो है वो इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 हो गया। अब इक्वल टू 1 क्यों हुआ, तो बिकॉज ऑल रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द ब्लैक surface 2 are intercepted by the enclosure surface 1। मतलब अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हो तो ऐसा याद कर लो, F2 to 1 प्लस F2 to 2 इज इक्वल टू 1 होगा, और F2 to 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब F2 to 1 इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गया। तो F2 to 1 इज इक्वल टू अगर 1 वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे 1 है, तो F1 to 2 क्या होगा, तो F1 to 2 इज इक्वल टू होगा A2 अपॉन E1। अब यहाँ पे अब आपको याद रखना है सेमी स्फेरिकल का केस, कि in case of semi-spherical surface, half the radiation fall on surface 2 and the other half is intercepted by the semi-sphere itself। क्या बोला कि सेमी स्क्वायर में अब जब भी केस सेमी स्क्वायर का होगा तो आधा रेडिएशन जो है वो गिरेगा दूसरे सरफेस पे, और आधा जो है वो खुद ही मतलब सेमी स्क्वायर खुद ही रोक लेगा। मतलब हमेशा याद रखना है कि सेमी स्क्वायर के केस में आपको आधा कंसिडर करना। तो आधा कंसिडर करने के लिए फिर क्या किया, पहले लिखा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पूरा था और ये उसका अल्टीमेटली आधा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली पाई आर स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और आपका आंसर जो आया सेफ फैक्टर का वो आया 0.5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस्ड है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसके बेस्ड पे है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म ज्योमेट्रिकल फैक्टर in relation to heat exchanger by radiation. Derive an expression for the geometrical factor F11 for the inside surface of a black hemispherical cavity of radius r with respect to itself। ठीक है। चलो तो स्टेटमेंट दिया है, मतलब आपका ज्योमेट्रिकल फैक्टर जो है इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ रिलेटिव energy that is diffused from one surface element and strike the other surface directly with no intervening reflection। मतलब क्या हुआ, मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई दो सरफेस है और दो सरफेस में एक सरफेस अगर इमिट कर रहा है रेडिएशन को, तो दूसरा सरफेस अगर उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है विदाउट एनी इंटरसेप्शन, तो इस फ्रैक्शन को बोलेंगे हम ज्योमेट्रिकल फैक्टर। ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल फैक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द सरफेस ज्योमेट्री ऑन द इमिटेड एंड द कलेक्टेड सरफेस। मतलब क्या बोला कि जो ज्योमेट्रिकल फ्रैक्शन जो है फैक्टर जो है वो केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहली क्या है, तो जो इमिटर है वो और जो एब्जॉर्बर है वो, ये दोनों की ज्योमेट्री कैसी है। एंड सेकेंड बोल रहा है द ज्योमेट्री फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एफ आई टू जे, विच मीन्स दैट
shape factor from surface AI to the another surface AJ, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। Thus the geometrical factor geometric factor f1 to 2 of surface a1 to surface a2, मतलब क्या हुआ, सेफ फैक्टर जो 1 to 2 लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, तो सेफ सरफेस ऑफ ए1 टू ए2 जो है वो रेडिएशन इमिट हो रहा है। तो चलिए, F1 to 2 का मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सरफेस 1 इंसिडेंट अपॉन सरफेस 2 अपॉन टोटल रेडिएशन फ्रॉम इमिटेड सरफेस, ठीक है। वर्ड ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, पहला सरफेस जो दूसरे सरफेस पे रेडिएशन डायरेक्टली सेंड कर रहा है, अल्टीमेटली टोटल रेडिएशन फ्रॉम इमिटेड सरफेस। इस वजह से geometrical surface F11 for the inside surface of a black hemisphere cavity of radius r with itself क्या होगा, तो F11 is equal to 1 minus A2 upon A1 होगा, और A2 की वैल्यू क्या हुई, तो पाई आर स्क्वायर। देखो फिर बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सरफेस 1, तो सरफेस 1 की वैल्यू कितनी हुई, तो हाफ ऑफ फुल रेडियस, इसलिए हमने लिखा पाई आर स्क्वायर बाय 2, और टोटल रेडिएशन कितना हुआ, तो वो हुआ पाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बना, 1 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हुआ, अल्टीमेटली जो आपकी वैल्यू आई वो हुई 0.5। क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12.2 और 12.3 ये दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, एक बार अच्छे से चलिए। अब आपका आता है टॉपिक है हीट एक्सचेंजर बिटवीन नॉन ब्लैक बॉडीज। तो स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई ब्लैक बॉडी का जो आइडिया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए बहुत सही था, लेकिन एक्चुअली जितने भी इंजीनियरिंग मतलब क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस है, वो सब कुछ ब्लैक हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो जो रियल सरफेस है, तो रियल सरफेस को उसने क्या बोला है, नॉन ब्लैक। ये देखो ये स्टेटमेंट लिखा है ना, लिखा है द रियल सरफेस और ब्लैक नॉन ब्लैक डू नॉट एब्जॉर्ब द होल ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। मतलब रियल सरफेस जो है वो बॉडी टू बॉडी और कलर टू कलर हर जगह रिफ्लेक्ट अलग करेगा, तो उसकी एब्जॉर्बिविटी जो है वो भी हर जगह पे अलग अलग होगी। So a part is reflected back to the radiating surface, and this back and forth reflection between the surface may go on several times। मतलब क्या होगा, आप जस्ट एक एग्जांपल लो कि मैंने दो सरफेस लिया, ये मेरा रियल सरफेस 1R1 है और ये रियल सरफेस R2 है, ये एक्चुअली सोर्स है और ये जो है वो एब्जॉर्बर है। तो जब ये नॉन ब्लैक बॉडी है तो ये क्या करेगा, जब ये रेडिएट करेगा तो कुछ तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ये वापस रेडिएट कर देगा, फिर ये क्या करेगा, ये अगेन उसको रेडिएट करेगा, फिर क्या होगा, फिर रेडिएशन, देन अगेन एंड अगेन सो ऑन। कब तक, जब तक ये जो रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी कम ना हो जाए, ठीक है। तो एज द इमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी, इमिसिविटी मतलब एप्सिलॉन की बात कर रहा है, एब्जॉर्प्टिविटी मतलब अल्फा की बात कर रहा है, आर नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन एंड फॉर ऑल वेवलेंथ। It is worldwide. To simplify the problem to some extent by consider the bodies to be gray, for which the emissivity and absorptivity are constant over the whole wavelength spectrum. Now we are discuss exchange of heat for simple case involving opaque gray body। ये देखिए उसने एक opaque ग्रे बॉडी दिया, जहाँ पे आई थिंक हमने जब पढ़ा था तो उसकी इमिसिविटी प्लस एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू आई थिंक 1 होगी, मुझे याद नहीं, आपको बताना वो चीज़ बात है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लेन लिया, प्लेन P1, और ये दूसरा प्लेन लिया जिसको नाम दिया उसने प्लेन 2।
ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2। अब प्लेन 1 की जो प्रॉपर्टी है वो है अल्फ़ा 1 टाउ 1 और T1। T1 यहाँ टेम्परेचर के लिए है और ये एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी के लिए है। इसी तरीके से अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन 2 एंड T2। चलो अब क्या हुआ, सबसे पहले जो प्लेन 1 है वो रेडिएट किया एनर्जी को जिसकी वैल्यू थी E1। एक्चुअली E1 इंटू 1 kg कंसिडर करते हैं ना, क्योंकि बाद में वो 1 इंट्रोड्यूस करता। तो जब ये 1 स्ट्राइक की तो इसमें से सिग्मा 2 जो है वो इमिटिविटी उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो जो इमिटिविटी एब्जॉर्ब कर ली तो कितना बचा हुआ, तो वो बचा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू E1। ठीक है, चलिए अब ये क्या किया, तो ये जब ये स्ट्राइक किया तो अगेन अल्फा 1 एब्जॉर्ब कर लिया गया प्लेन 1 ने और वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। तो प्लेन 1 ने जैसे अल्फा 1 एब्जॉर्ब किया तो कितना बचा, तो ये बचा 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 इंटू E2, सॉरी E1। अब देखो फिर से वापस अल्फा 1 है, अल्फा 2 इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर अल्फा 2 एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑलरेडी आपके पास एक अल्फा 2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा 1 इंटू E1। सिमिलरली यहाँ पे वापस अल्फा 1 वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब किया तो 1 क्या हुआ 1 माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू E1 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो इस बेसिस पे उसने इन्फिनिटी पैरेलल प्लेन करके एक थ्योरम रिलीज किया है जो अभी कल करेंगे। आज के लिए इतना